Hey everyone, welcome back to Mindspine Tutorials. Our today's topic is Model Test Paper 1 of the NEET series. And before this NEET series, we have already completed the 25 days of NEET series. You can check it on channel, or else I will provide the links in the description box below. So yeah, without a further ado, let's get started. यहाँ पर 101 करके क्वेश्चन दिया गया है. इसको हम फर्स्ट ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, तो हम उसको अभी नहीं फोकस करते हुए बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखना स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को. सो आई विल एनहेंस अ बिट. सो दिस इज गुड. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट. पहले बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन है? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट हुक या फिर लुइस पेस्चर. ये जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो कौन से. तो पहले मैं यहाँ पर टिक करती हूँ सही आंसर. एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ही फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे. 1683 में उन्होंने इस बारे में बताया था और वो हॉलैंड में रहने वाले एक साइंटिस्ट है और उन्होंने डिस्कवरी की थी पहले बैक्टीरिया की. उन्होंने एक तरह का कह सकते हैं सेल्फ मेड सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था जिससे उन्होंने बैक्टीरिया को, जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, उसमें ऑब्जर्व करा था और फिर उसको उन्होंने कंसीडर किया था कि वो सबसे ज्यादा स्मॉल एनिमल्स होते हैं. स्मॉल एनिमल बैक्टीरिया को ऐसा कहा था और फिर उसके बाद उन्होंने उसको कहा था एनिमल क्यूल्स. एनिमल, मैं यहाँ नोट करती हूँ, एनिमल क्यूल्स. तो इस तरह की चीजें हुई थी. तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक जो है वो पहले बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, स्टेटमेंट है उसका, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन. जो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी होती है वो किस में पाई जाती है? साइकस के अंदर, पाइनस, साइकस पाइनस, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव. सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, पाइनस. क्योंकि जो एक तरह का एम्ब्रियो का टीयर होता है, एम्ब्रियो टीयर जो जिसको हम कहते हैं, जिसको 4 टीयर्स भी कहा जाता है, उसके अंदर 4 सेल्स होते हैं. अब ये जो टीयर होते हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है टॉप से लेकर डाउनवर्ड्स तक, जो कि एक तरह का ओपन टीयर होता है और रोजेट टीयर हो सकता है, सस्पेंसर टीयर हो सकता है और एपिकल टीयर हो सकता है. मैं यहाँ पर नोट करती हूँ उसको. जो 4 तरह के टीयर्स यहाँ पर हो सकते हैं जो कि टॉप से डाउनवर्ड्स की तरफ होते हैं. तो पहला हो जाता है ओपन, ओपन के बाद दूसरा होता है रोजेट, रोजेट भी कहा जाता है इसको, रोजेट. फिर रोजेट के बाद जो थर्ड होता है वो होता है सस्पेंसर, सस्पेंसर टीयर. और जो लास्ट टीयर होता है वो होता है एपिकल टीयर. अब ये जो टीयर्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये जो इनमें जितने भी 4 सेल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और डेवलप हो जाते हैं 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज के अंदर. 4 अलग अलग एम्ब्रियोज यहाँ पर फॉर्म होते हैं और जो फॉर्मेशन होता है एक से ज्यादा एम्ब्रियो का, अगर हम देखें एक ऊस स्पोर्ट से, तो उसको क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जा सकता है, जिसको सिर्फ पाइनस के अंदर देखा जाता है. और मैं यहाँ पर इसका डायग्राम भी ड्रॉ करती हूँ. जो 4 तरह के जो टेयर्स होते हैं क्लीवेज के टाइम पे, पॉलीएम्ब्रियोनी इन पाइनस को हम शो करेंगे तो कुछ इस तरह होता है. उसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम लोग. यहाँ पर कुछ इस तरह से सेल्स रहते हैं, ये इस तरह से, और वो 4 तरह से बनते हैं. ये देख सकते हैं 1 2 3 4 के हमने यहाँ रोज बनाई. इसमें बीच में सर्कल्स टाइप रहते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. और जो सबसे पहला होता है वो होता है ओपन टीयर. फिर उसके बाद जो दूसरा होता है वो रोजेट टीयर होता है. थर्ड टीयर होता है सस्पेंसर टीयर. और जो लास्ट वाला होता है फोर्थ, वो होता है एम्ब्रियोनल टीयर. फिर बाद में ये जैसे जैसे फॉर्मेशन आगे बढ़ता जाता है वो दोनों थोड़े से छोटे हो जाते हैं और धीरे धीरे वो आगे डेवलपमेंट होता जाता है. तो पाइनस जो होता है, यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा कि जो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी होती है वो किस में पाई जाती है, तो वो पाइनस में पाई जाती है क्योंकि ये क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103. इन एमोर्फोफेलस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कैरीड थ्रू. जो एमोर्फोफेलस होता है उसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? राइजोम के थ्रू, ऑफसेट, कॉर्म या फिर बल्बिल्स के थ्रू. तो जो कॉर्म होता है, यहाँ सही आंसर होगा, जो कॉर्म होता है वो एमोर्फोफेलस में पाया जाता है. एमोर्फोफेलस का दूसरा नाम होता है एलिफेंट फूट. एलिफेंट फूट, ठीक है. तो एलिफेंट फूट दूसरा नाम होता है. साथ में ये एक तरह का कंडेंस्ड फॉर्म होता है. ये जो कॉर्म होता है एक तरह का कंडेंस्ड फॉर्म होता है राइजोम का, जिसके अंदर स्टाउट होता है, स्टाउट सॉलिड, जो कि स्टाउट होता है, सॉलिड होता है, फ्लैशी होता है. और इसके अंदर जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करती है. इसके अंदर सर्कुलर नोड्स पाए जाते हैं और शीथिंग लीफ बेसेस और स्केल्स भी पाए जाते हैं. इसमें जो बर्ड्स प्रेजेंट होती है कॉर्म्स के अंदर वो कह सकते हैं राइज करती है या फिर पैदा करती है नई एरियल शूट्स को और न्यू कॉर्म्स को. तो ये कॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत था. हम उसका डायग्राम भी देख लेते हैं. तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के ड्रॉ करूंगी थोड़ा सा कॉर्म के बारे में. कुछ टर्निप टाइप का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर कॉर्म का, और यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइंस देखने को मिलती है. नीचे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है. फिर यहाँ पे पेटल्स के फॉर्म में कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उसको भी यहाँ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लेबलिंग स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पर ऊपर होता है बड.
बड के बाद नीचे जो ये पेटल्स जैसे ये स्केल लीव्स होती है जिसको हमने यहाँ पर रिमूव करा है फिलहाल के तौर पे। कुछ यहाँ पर लेटरल बर्ड्स भी प्रेजेंट होती है। फिर ये जो हमने लाइंस बनाई हैं ये नोड है, यहाँ पर नोड के बाद जो नोड के बीच, दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको इंटर नोड कहा जाता है, तो इंटर नोड है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो कॉर्म होता है प्रीवियस ईयर का वो भी यहाँ पर नीचे हल्का सा ड्रॉन रहता है, तो कॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर यहाँ पर आ जाता है। नीचे सबसे लास्ट में एडवेंटिशियस रूट्स होती है। तो ये कॉर्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो इंट्राजाइलरी फ्लोएम होती है उसको दूसरा नाम क्या हो सकता है? वेस्टिजियल फ्लोएम, इंक्लूडेड फ्लोएम, एक्सटर्नल फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम। सही आंसर होगा डी ऑप्शन यहाँ पर इंटरनल फ्लोएम, क्योंकि जो पार्ट होता है प्राइमरी फ्लोएम का उसको इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहा जा सकता है या फिर इंटरनल फ्लोएम कहते हैं। और ये छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स या फिर स्ट्रैंड्स के फॉर्म में अकर करते हैं। इंटरनल रहते हैं जाइलम को और डिटेच भी हो सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो लेप्टाडीनिया होते हैं, हम प्लांट होते हैं, उसके अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो लेप्टा, टी है यहाँ पर, लेप्टाडीनिया, DAENIA, लेप्टाडीनिया, तो ये इसका नाम होता है। तो जो पार्ट होता है प्राइमरी फ्लोएम का उसको इंट्राजाइलरी फ्लोएम या फिर इंटरनल फ्लोएम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर दो मेटेलिक कंपाउंड्स रहते हैं जिसका नाम होता है, जो कि क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और वो दोनों के नाम क्या हो सकते हैं? कैल्शियम पोटेशियम, आयरन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, कॉपर कैल्शियम। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, आयरन एंड मैग्नीशियम, क्योंकि जो आयरन होता है वो स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर ही रिक्वायर्ड रहता है प्लांट्स के थ्रू, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो सिंथेसिस करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल की। वहीं जो मैग्नीशियम होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है एक तरह का, जो कि क्लोरोफिल को बनाता है। तो ये दो चीजें हो गई, आयरन और मैग्नीशियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये सी ऑप्शन सही था। 106, व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल डिवीजन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड। अगर फ्लावर को डिवाइड किया जा सकता है दो इक्वल हाफ्स में एक वर्टिकल डिवीजन के थ्रू, तो अगर वो सेंटर से हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एपिगाइनस, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस या फिर एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं उनका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में अगर हम एक वर्टिकल सेक्शन के थ्रू, जो कि सेंटर से पास होता है, उसके थ्रू इनको कट करने की कोशिश करेंगे। इसके एग्जांपल्स जो होते हैं ब्रेसिका हो जाते हैं, हिबिस्कस हो जाते हैं और सोलेनम हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, हिबिस्कस, ब्रेसिका, सोलेनम, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और एक्टिनोमॉर्फस सिमेट्री का एक छोटा सा डायग्राम भी यहाँ ड्रॉ करके समझते हैं उसको। कुछ इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर फ्लावर है हमारा, तो ये फ्लावर हमने यहाँ ड्रॉ किया है और यहाँ इसका सेंटर है। फिर उसके बाद यहाँ पर लाइंस कुछ इस तरह होगी। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। मेरा थोड़ा सेंटर यहाँ से शिफ्ट हो गया ड्रॉ करते हुए। तो कुछ इस तरह से यहाँ देखने को मिलती है एक्टिनोमॉर्फस सिमेट्री। 107 में स्टेटमेंट है, जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है डिप्लॉइड्स के ऊपर फॉर म्यूटेशन स्टडी, बिकॉज इन हैप्लॉइड्स, क्योंकि हैप्लॉइड्स में ऐसा क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट को यूज किया जाता है डिप्लॉइड्स के ऊपर क्योंकि म्यूटेशन स्टडी में वो हेल्प करते हैं। क्योंकि क्या ऐसी चीज होती है जो हैप्लॉइड्स में पाई जाती है? ऑप्शन है इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन इज ईजियर, जो इंडक्शन होता है म्यूटेशन का वो ईजियर होता है। कल्चरिंग इज ईजियर, डोमिनेंट म्यूटेशन एक्सप्रेस इमीडिएटली, या फिर रेसिसिव म्यूटेशन एक्सप्रेस इमीडिएटली। तो यहाँ जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, रेसिसिव म्यूटेशंस एक्सप्रेस इमीडिएटली, क्योंकि जो हैप्लॉइड्स होते हैं वो बेटर रहते हैं म्यूटेशन की स्टडीज के लिए, क्योंकि इनमें जो म्यूटेशंस होते हैं या तो वो रेसिसिव हो गए या वो डोमिनेंट हो गए। तो वेदर रेसिसिव और डोमिनेंट को एक्सप्रेस करना होगा। एज देयर इज ओनली वन एलील, यहाँ पर सिर्फ एक एलील होता है, ईच ऑफ जीन प्रेजेंट इन ईच सेल। तो जो एलील रहता है एक रहता है और वो दोनों में से किसी एक सेल में होगा। और जो इंडिविजुअल यहाँ पर होगा उसके अंदर प्योर ट्रेट पाए जाएंगे, प्योर कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, और फिर उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी हेट्रोजाइगस कंडीशन की। तो कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन की पॉसिबिलिटी ना हो तो ये रेसेसिव म्यूटेशंस का एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है, तो इसलिए हैप्लॉइड प्लांट्स का यूज होता है। 108 देखेंगे। 108 स्टेटमेंट है, फर्स्ट एनिमल पैथोजेनिक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, पहला एनिमल पैथोजेनिक जो कि डिजीज कॉजिंग वायरस था उसको डिस्कवर किन्होंने किया था? ऑप्शंस यहाँ पर लॉफलर, फ्रॉश, इवानोस्की, एडोल्फ मेयर या फिर स्टेनली। तो ये थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजीली नहीं समझ में आता। सही आंसर इसका लॉफलर और फ्रॉश, क्योंकि जो लॉफलर और फ्रॉश थे ये 1898 की बात थी। उन्होंने सबसे पहले एक तरह का एनिमल पैथोजेनिक वायरस को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या देखा था कि जो फूट और माउथ की डिजीज होती है कैटल में, वो वायरस के थ्रू कॉज की जाती है। तो फूट और
माउथ की डिजीज जो कि केटल में पाई जाती है, गाय और जो ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें पाई जाती है, उनके बारे में हमको बताया था। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? सीलिएट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, जूफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, सार्कोडाइंस, स्लाइम मोड्स, यूग्लिनॉइड्स, डायटम्स। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, जो कि यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उनको प्रोटिस्टन एल्गी भी कहा जा सकता है। इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उन्हीं प्रोटिस्ट को हमने यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहा, और इसके अंदर डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स आ जाते हैं। 110, जो सार्गेसो सी होता है, सार्गेसो सी गेट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एल्गी बिलोंगिंग टू क्लास। जो सार्गेसो सी है उसका नाम सार्गेसो सी क्यों हो गया, क्या उसके रीजन से? क्योंकि उनमें कौन सी एल्गी पाई जाती है? ज़ेंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो सार्गेसो सी का जो नाम है वो सार्गेसम नाम की एल्गी की वजह से है। अब जो सार्गेसम एल्गी होती है उसको कॉमनली गल्फ वीड भी कहा जाता है। हम यहाँ नोट करेंगे गल्फ, GULFWEED, तो वीड, गल्फ वीड भी इसको कहा जाता है। चीफली ये कन्फाइंड रहती है वार्मर सीज की तरफ जो कि ट्रॉपिकल जोन होती है, और सबसे पहले इसको जिन्होंने डिस्कवर किया था उन्होंने ये देखा था कि यहाँ ह्यूज फ्लोटिंग मास जो होता वो सार्गेसो सी में पाया गया था, जो कि कोस्ट से थोड़ा सा दूर था नॉर्थ अफ्रीका की तरफ, और ये जो नेम था सी का फिर उसी वजह से वहाँ डिराइव हुआ था। और ये जो जीनस होता है जिसको हम सार्गेसम कह रहे हैं वो जिससे बिलोंग करता है उसका नाम होता है फियोफाइसी, जो कि एक तरह की ब्राउन एल्गी होती है। तो बी यहाँ पर सही आंसर होगा, फियोफाइसी, क्योंकि सार्गेसम नाम की जो एल्गी होती है वो फियोफाइसी में होती है और सार्गेसम की वजह से सार्गेसो सी का नाम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोकॉटिलेडनस लीफ जो होती है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, कोकोस, स्माइलेक्स, मेज या फिर कैलोफाइलम। तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, जिसका नाम है स्माइलेक्स, क्योंकि जो मोनोकॉटिलेडनस लीफ होती है उसकी अगर एग्जांपल की बात करें रेटिकुलेट वेनेशन की तो स्माइलेक्स में देखने को मिलती है। वेनेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है वेन्स और वेनलेट्स का, जो कि लेमिना जो होता है लीफ का उस पर प्रेजेंट होते हैं। अब जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है जनरली वो डाइकॉट प्लांट्स में होता है और कुछ मोनोकॉटिलेडनस लीव्स में भी हो सकता है, जैसे कि स्माइलक्स का जो पूरा नाम होता है स्माइलक्स डियोस्कोरिया होता है, तो उसके अंदर ये पाया जाता है। और जो एरॉइड्स होते हैं उनके अंदर भी रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। तो हमने मेनली क्या कहा कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो आपको देखने को ज्यादातर मिलेगा डाइकॉट्स के अंदर, कभी कभी वो मोनोकॉट्स में मिलेगा। तो मोनोकॉट्स में जो स्माइलेक्स की पूरा नाम यहाँ पर नोट करते हैं, डियोस्कोरिया, DIOSCOREA, डियोस्कोरिया, ये वाले नाम की जो क्या ना चाहिए प्लांट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और जो एरॉइड्स होते हैं AROIDS, एरॉइड्स, इनके अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाइटल फोर्स थ्योरी की बात की जाए तो जो एसेंट ऑफ सेप होता है इज ड्यू टू एक्टिव पल्सेशन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये जो थ्योरी थी स्ट्रॉसबर्गर, जेसी बोस, सेक या फिर मार्सेलो मेल्फिगी ने दी थी। इनमें ऑप्शन थे, तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जेसी बोस, क्योंकि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये एसेंट ऑफ सेप वाली उन्होंने ही दी थी। और जो जेसी बोस थे 1923 तक उन्होंने इस बारे में बताया था। एसेंट ऑफ सेप जो रहता है एक्टिव पल्सेशन की वजह से होता है, जो कि इंटरनल लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की वो कॉज करती है, एब्यूटिंग करती है वो एंडोडर्मिस के ऊपर। तो ये रीजंस थे यहाँ पर। 113 क्वेश्चन देखें तो 113 जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट है डेथ अगर देखी जाए स्टेम और रूट टिप्स की वो क्यों हो जाती है, किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कैल्शियम, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिडल लेमिला का और वो इन्फ्लुएंस करता है परमिएबिलिटी कैरेक्टर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। साथ में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से लीफ की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो मिडल लेमिला को बना रहा था और लेमिला लीफ का पार्ट होता है। साथ में स्टेम और रूट की अपाइसिस की यहाँ पर डेथ हो सकती है अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एपोस्पोरी। इनमें से ऐसा क्या है जो कि एपोस्पोरी को एक्यूरेटली पूरी तरह से 100% सही तौर पर डिस्क्राइब करता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग ऑफ एन एम्ब्रियो सेक डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, या फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग ऑफ एन एम्ब्रियो सेक डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ सेल न्यूक्लियस। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग ऑफ एन एम्ब्रियो सेक डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ सेल न्यूसेलस।
थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं। एपोस्पोरी एक तरह का डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट का, जो कि डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट का जो कि स्पोरोफाइट से होता है विदाउट माइटोसिस और स्पोर प्रोडक्शन। तो ये थोड़ी सी एपोस्पोरी की डेफिनेशन थी। तो यहाँ जो गैमेटोफाइट है जिसका सेम नंबर होगा क्रोमोसोम के साथ, वही स्पोरोफाइट का भी होगा। और जो एपोस्पोरी होती है वो यूज की जाती है जिससे कि डिस्क्राइब की जा सके कंडीशन एंजियोस्पर्म्स की, जिसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो पाया जाता है और वो एक तरह का सेल फॉर्म करता है यहाँ पर न्यूसेलस से या फिर चलाजा से, और मेगास्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो भी यहाँ पर बाईपास हो जाता है। तो ये सही आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं लीनियर टेट्राड के। तो वो लीनियर टेट्राड कैसा हो सकता है? फर्स्ट नियरेस्ट टू माइक्रोपाइल, फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल, थर्ड फ्रॉम माइक्रोपाइल, सेकंड फ्रॉम माइक्रोपाइल। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें इसी तरह से अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है उसमें मियोसिस होता है जो कि एक तरह का टेट्राड बना लेता है मेगास्पोर्स का। वो ज्यादातर या कह सकते हैं यूजुअली लीनियर होता है। फिर यहाँ पर 3 जो होते हैं, जो 4 मेगास्पोर्स होते हैं उनमें से जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं और एक जो बचता है वो फंक्शनल रह जाता है। और फिर वो यूजुअली देखा जाता है कि वो नीचे की तरफ कहना चाहिए लाए करता है, उसकी पोजीशन रहती है टुवर्ड्स द चलाजा, और फिर वहां पर वो एनलार्ज करता है। तो ये थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा देखा। तो यहाँ पर जो फोर्थ था माइक्रोपाइल का, उसकी बात पूछी गई थी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें से फंक्शनल मेगास्पोर्स कौन से हो सकते हैं लीनियर टेट्राड के अंदर से। तो जो चौथा वाला होगा वो फंक्शनल होगा, बाकी 3 तो वहां पर डीजेनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोकेन कहाँ से मिलती है? क्रेसेंथेमम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, इराइथ्रोजाइलम, एट्रोपा। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन जो कि है इरिथ्रोजाइलम। जो कोकीन रहती है, कोकीन एक तरह का ड्रग होता है जो कि कोका नाम के प्लांट, जिसको इरिथ्रोजाइलम कोका कहा जाता है पूरी तरह से, उससे मिलती है। ये एक तरह का श्रब होता है और ये नेटिव होता है बोलीविया नाम की जगह का, और ये बिटर होता है। एरोमेटिक जूस इसमें से ड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है इसकी लीव्स में से, उनके अंदर कोकेन पाया जाता है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल स्टिमुलेंट है जो कि अभी तक मैन के लिए नोन है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल स्टिमुलेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन बन जाए तो भी हम कोकीन को ही टिक करेंगे यहाँ पर, कोकीन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसका पूरा प्लांट का जो है वो इरिथ्रोजाइलम कोका है, वो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। तो 117 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट कंस्टिट्यूट इन सीटू कंजर्वेशन। इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ इन सीटू कंजर्वेशन नहीं होता है? ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, गार्डन्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा गार्डन्स। गार्डन्स के अंदर इन सीटू कंजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है। इन सीटू कंजर्वेशन में प्लांट की जो डाइवर्सिटी होती है उसको मेंटेन किया जाता है। नेचुरल रिजर्व होते हैं वो एक तरह के, जो कि ज्यादातर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के फॉर्म में होते हैं। और जो गार्डन्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, वहां पर प्रिजर्वेशन नाम की कोई चीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया जा सकता है, बस वो एक तरह की रिक्रिएशनल और फन एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते हैं। तो गार्डन्स का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि वो इन सीटू कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जाइगोटिक मियोसिस अकर्स इन पक्सीनिया, क्लेमाइडोमोनास, टेरेस या फिर कैप्सेला। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एक तरह के लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें मियोसिस की प्रोसेस होती है जाइगोट के अंदर, उसकी वजह से एक तरह का ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, और इनको जाइगोटिक मियोसिस भी कहा जा सकता है जो कि क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। 119 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नॉट रेड इन कलर। ऐसी कौन सी एल्गी होती है जो रेड कलर की नहीं होती है? ग्रेसिलेरिया, फिर जो बेट्राकोस्पर्मम, जेलिडियम, पॉलीसिफोनिया। तो यहाँ जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा बेट्रेकोस्पर्मम, क्योंकि ये एक तरह की सिंगल एल्गी होती है और ये जनरली टेम्परेट और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं वहां पर रैपिडली जो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती है, ज्यादा तेजी से बहने वाली जो नदियां होती है, और जो कोल्ड स्प्रिंग्स होते हैं जो कि स्टोन से अटैच्ड रहते हैं, पेबल्स होते हैं, उनमें वुड वर्क होता है जो कि स्प्रिंग और समर होता है वहां पर देखने को मिलती है, ज्यादातर वहां ग्रो करती है। और इसका जो कलर रहता है वो ब्लूइश ग्रीन से ऑलिव ग्रीन तक हो सकता है, कभी कभी वायलेट भी देखने को मिलता है एक छोटी सी रेडिश टिंट के साथ। पूरी तरह रेड नहीं होती, रेडिश टिंट इनमें देखने को मिलती है, जो कि ग्रो करते हैं डीप वाटर में और शेडी प्लेसेस में। तो बेट्रेकोस्पर्मम यहाँ पर सही आंसर था।
फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट इज वन विच इज, जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होगा वो किस तरह होगा, ऑलवेज पैरासिटिक, नॉर्मली अ सेप्रोफाइट बट एक्वायर्स अ पैरासिटिक मोड, ऑलवेज सेप्रोफिटिक, या फिर नॉर्मली अ पैरासाइट बट कैन बी सेप्रोफाइट। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, नॉर्मली वो पैरासाइट होते हैं पर ज्यादातर वो सेप्रोफाइट हो सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं उनके फूड को डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे। जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, जो मर चुके हैं, उन ऑर्गेनिज्म से इनका न्यूट्रिशन ये ड्रॉ आउट करते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं बट आफ्टर द डेथ ऑफ होस्ट प्लांट, अब जैसे उनका होस्ट प्लांट की डेथ हुई तो पहले तो पैरासिटिक थे, वो वहां पर सिर्फ रहते थे, अपने होस्ट को मारते नहीं थे, लेकिन उस तरह से अपना न्यूट्रिशन वहां से गेन करते थे। लेकिन अगर उनके होस्ट की डेथ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो तो भी एबल रहते हैं अपने फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी डिकेइंग बॉडी से। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं जो शुरू में पैरासिटिक होते हैं और बाद में वो कैसे हो जाते हैं, वो बाद में कहना चाहिए सेप्रोफिटिक हो जाते हैं। तो इस तरह का जो मोड होता है उसको फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, कि पहले वो पैरासिटिक थे और बाद में वो सेप्रोफाइट बन गए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। एल्बुमिनस सेल्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जाइलम, कैम्बियम, पेरिसाइकल या फिर फ्लोएम। तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, जिसका आंसर है फ्लोएम, क्योंकि जो एल्बुमिनस सेल्स होते हैं वो फ्लोएम में पाए जाते हैं। साथ में तो जो एल्बुमिनस सेल्स होते हैं वो एनालॉगस होते हैं कंपेनियन सेल्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, उनको लेकर एंजियोस्पर्म के फ्लोएम के खास तौर पे। और वहीं पर वो अनलाइक रहते हैं, सेम नहीं होते कंपेनियन सेल्स के, यूजुअली अराइज करते हैं सेम मदर सेल्स से जो कि सीव एलिमेंट होता है, और जो सेल्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म फ्लोएम में पाए जाते हैं। तो एल्बुमिनस सेल्स जो होते हैं वो एनालॉगस होते हैं किसको, कंपेनियन सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म के फ्लोएम को, लेकिन अनलाइक होते हैं, अलग होते हैं कैसे, कंपेनियन सेल्स से लेकर, और यूजुअली वो अराइज करते हैं सेम मदर सेल्स जो कि सीव एलिमेंट बनाती है। तो सही आंसर 121 का हमने देखा, डी ऑप्शन है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। वाटर लॉगिंग जो होती है सॉइल की वो फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है, क्यों ऐसा देखने को मिलता है, दिस कंडीशन डज नॉट अलाउ द कैपिलरी फोर्स टू वर्क, this condition does not allow oxygen to enter the soil, both A and B, none of these। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, this condition does not allow oxygen to enter the soil। जो वाटर लॉगिंग होती है सॉइल की वो फिजियोलॉजिकली ड्राई इसलिए होती है क्योंकि ये एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है सॉइल को वो रिड्यूस हो जाता है, और इसी वजह से अगर ऑक्सीजन का रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर सप्लाई, तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज कर जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही था। 123। When a plant is not reproducing, the most of the cytokinins are produced in its। अगर प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो साइटोकाइनिन्स नाम के जो हॉर्मोन्स है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लीव्स, शूट एपेक्स, रूट्स, लेटरल बर्ड्स। सही आंसर होगा बी ऑप्शन जो कि है रूट्स। जो रेशियोज होते हैं साइटोकाइनिन के ऑक्सिन को लेकर वो कंट्रोल करते हैं सेल डिफरेंशिएशन को, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब दोनों ही हॉर्मोन्स अगर प्रेजेंट है रिलेटिवली इक्वल क्वांटिटीज में, तो जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड तो करते हैं लेकिन डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। और इसी तरह की जो कंडीशन होती है, अगर ज्यादा साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑक्सिन कम हो जाएगा, तो जो शूट बर्ड्स होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है कैलस से। वहीं अगर रिलेटिवली मोर ऑक्सिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन कम हो जाएगा, तो जो साइटोकाइनिन कम होगा तो इस वजह से रूट डेवलप होने लग जाती है। तो ये जो प्रपोर्शन होता है इन दो हॉर्मोन्स का वो कंट्रोल करता है ऑर्गन फॉर्मेशन को कैलस के टिश्यूज में। हम इसको यहाँ पर नोट करने के लिए कोशिश करेंगे। सही आंसर तो यहाँ पर रूट्स था। अब हमने जो इसको पॉइंट्स लिए कि जो साइटोकाइनिन होता है और जो ऑक्सिन होता है उसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर दोनों साइटोकाइनिन और जो ऑक्सिन हार्मोन दोनों अगर इक्वल अमाउंट में, तो क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, सेल्स का डिवीजन होता है लेकिन उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिवाइड होते हैं लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं होता। वहीं अगर साइटोकाइनिन का रेशियो ज्यादा हो गया और ऑक्सिन का रेशियो कम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो शूट बर्ड्स होती है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, शूट बर्ड्स डेवलप होगी, शूट जो है एक तरह से वो डेवलप होने लग जाती है, शूट का डेवलपमेंट होता है। वहीं अगर जो साइटोकाइनिन है वो कम हो गया और जो ऑक्सिन है वो ज्यादा हो गया, तो इफ ऑक्सिन इज रिलेटिवली मोर देन साइटोकाइनिन, तो अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में रूट जो होगी वो डेवलप होने लगेगी। और शूट और रूट का डिफरेंस हम जानते हैं, तो ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भी हम शूट रूट को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये सॉइल की लेयर है, ऊपर प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, यहाँ लीफ है, उसकी स्टेम है, यहाँ फ्लावर है उसका, और नीचे क्या चीज होगी, नीचे रूट्स होगी।
तो ये जो सॉइल का नीचे वाला रीजन है उसको रूट पोर्शन कहा जाता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको शूट पोर्शन कहा जाता है, शूट सिस्टम कहा जाता है। तो ये हमने इसको डिस्कस करा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलोंग्स टू, टेपियोका किससे बिलोंग करता है? इपोमिया, सोलेनम, मैनीहॉट या फिर डियोस्कोरिया। अब टेपियोका क्या होता है, जिसको हम कॉमनली साबूदाना कहते हैं, आपने सुना होगा टेपियोका पर्ल्स कहा जाता है उन्हें, तो फरियाल में यूज किया जाता है। तो जो टेपियोका होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? इपोमिया से, सोलेनम से, मैनीहॉट से, डियोस्कोरिया से। सही आंसर होता है इपोमिया से, क्योंकि जो टेपियोका होता है वो एक तरह का, टेपियोका का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कैसेवा, ये भी नाम से जाना जाता है कैसेवा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें वो भी पता होना चाहिए। तो जो कैसेवा होता है वो मैनीहॉट जो एस्क्यूलेंटा होता है उससे कहना चाहिए डिस्कवर किया जाता है। और जो पेरिनियल प्लांट, ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जो कि नेटिव होते हैं ब्राजील को लेकर, उनके अंदर लार्ज इडिबल रूट्स पाई जाती है जो कि रिच होती है स्टार्च के अंदर, और स्पेशली ये पॉपुलर होते हैं वेस्ट कोस्ट जो होते हैं साउथ इंडिया के वहां पर। और जो पुअर मैन होते हैं उनका एक तरह का स्टेपल फूड होता है ये केरला के अंदर। तो यहाँ पर सही आंसर था मैनीहॉट एस्क्यूलेंटा। तो ये पूरा नाम था, सॉरी मैंने यहाँ पर इपोमिया टिक करा है, आई एम सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, माय बैड। तो फिर 125 को देख लेते हैं। 125 statement, Malthus has stated population when unchecked increases in a geometric ratio while food supply increases in arithmetic ratio. Malthus was environmentalist, economist, zoologist, biologist. Malthus एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर पॉपुलेशन को अनचेक करा जाए तो जो पॉपुलेशन होगा वो कैसे इंक्रीज करता है? ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करता है। वहीं उसका जो फूड सप्लाई रहता है वो इंक्रीज तो करता है, लेकिन कैसे करता है? अरिथमेटिक रेशियो में करता है। तो क्वेश्चन ये है कि माल्थस कौन थे? तो जो टी.आर. माल्थस उनका पूरा नाम था, वो एक तरह के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। तो हम यहाँ पहले टिक करते हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे वो, जिन्होंने जो फर्स्ट सीरियस स्टडी थी ह्यूमन पॉपुलेशन ट्रेंड्स की उसको की थी, और वो सबसे बेहतरीन जाने जाते हैं ऐसे ऑन प्रिंसिपल पॉपुलेशन के लिए, जो कि पब्लिश हुई थी 1798 के अंदर। और जब माल्थस का वर्क रीड करा गया तो चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने भी पोस्टुलेट किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर एक्सटिंक्शन होता है स्पीशीज का, वो डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पर जो कि चेंज कर रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। सोरेडियम जो होती है वो एक तरह की रिप्रोडक्टिव बॉडी रहती है, प्रोड्यूस की जाती है सिंपल मोल्ड्स, फंजाई, इम्परफेक्टाई, लिचेंस या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पर, जो कि ये लिचेंस। जो सोरेडिया होते हैं वो ग्रेइश होते हैं, माइन्यूट राउंडेड बर्ड लाइक आउटग्रोथ्स होती है जो कि डेवलप करती है सरफेस या फिर मार्जिन पर थैलस के। ये जो चीज होती है जिसको हम सोडिया कहते हैं, इसके अंदर अलगल सेल्स पाए जाते हैं जो कि इनक्लोज रहते हैं फ्यू हाइफी के थ्रू। अब जो सोरेडिया होता है वो यूजुअली डिस्पर्स किया जाता है विंड के थ्रू, और जो हर सोरेडियम रहता है वो एक तरह से जो सुटेबल सबस्ट्रेटम होता है उसके लिए उस पर ही गिरता है या फिर फॉल करता है, वहां पर वो जर्मिनेट करता है, डायरेक्टली बनाता है वहां पर न्यू लिचन के थैलस को। तो सोरेडियम जो एक होती है एक तरह की रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है लिचेंस की। तो यहाँ सही आंसर लाइचेंस या फिर लिकेंस जो भी आप कहें वो है, और सही आंसर यहाँ पर हमने टिक कर। हमने 26 क्वेश्चंस देखे, और इससे पहले जो हमने 25 डेज वाली नीट सीरीज को अपलोड किया था उसके अंदर ये था कि हमने उसको चैप्टर वाइज बनाया था कि एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करा था। अब ये वाली जो सीरीज है ये कॉमनली और मिक्स्ड क्वेश्चंस की है, कॉमन क्वेश्चंस की जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और सारे चैप्टर्स को इसमें मिलाकर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम मॉडल टेस्ट पेपर 1 देख रहे थे। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।